नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 12 की हिस्ट्री की पाठ्य पुस्तक है और पार्ट फर्स्ट है। ठीक है ना, पार्ट फर्स्ट है और उसमें पहला पार्ट है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना, शानदार पाठ्य पुस्तक है, सरकारी पाठ्य पुस्तक है जो अब वर्तमान में चल रही है जो है। तो चलिए हर एक फैक्ट, हर एक तथ्य, हर एक लाइन को समझते हुए याद करते चलते हैं। ठीक, कक्षा 12 हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट NCERT न्यू वाली, विषय 1, नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पाई मोहर, चित्र 1.1। एक हड़प्पाई मोहर, ये हड़प्पाई मोहर है। ये जाने क्या मान रखा है, शायद लिपि है उस समय की। ये चित्र है पशु का, और ये जाने क्या है, कुछ धार्मिक प्रतीक चिन्ह लग रहा है। ठीक, हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। शैल कड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चित्र उत्कीर्णित है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय से क्या और कैसे जानते हैं। हम एक अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। एक हड़प्पाई मोहर, पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। शब्द, स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरें, मनके, पाट, पत्थर के फलक, चित्र 1.2 और पकी हुई ईंट सम्मिलित है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। मानचित्र 1। पत्थर के फलक, चित्र 1.2। मनके, बाट तथा फलक, ये मनके हैं। ठीक, ये मनके हैं भाई साहब। अब तक कलर नहीं गया इनका। ये प्रकृति की संपदा से बने हुए थे ये। ठीक है ना, भौतिक होते हैं ये, जैसे कि कोई बहुमूल्य पत्थर वगैरह वगैरह। ये वाट है ना, और ये पत्थर के फलक हैं, ये वाले, ये पत्थर के फलक है ना। ये बाट, ये फलक हो गए, ये बाट हो गया, ये मनके हैं। मनके, बाट, पत्थर के फलक, चित्र 1.2 और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं है ना लंबी दूरी पर स्थित है। मानचित्र 1। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान यहाँ जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। पृष्ठक्षेप है ये उल्लेखन है
के नाम पर किया गया। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। 2600 और 1900, 2600 और 1900। और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में सभ्यता के पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रम से आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई के नाम पर किया गया। इसका काल निर्धारण 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृति अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रम से आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अरब सागर मानचित्र 1 कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा पुरास्थल रेखाचित्र पैमाना नहीं दिया गया है। आई समझ में? अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बीसी का तो हो गया बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों में पहले एडी हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हैं। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, एनो डोमिनी, तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह सीई अथवा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ई पू सीई के लिए ई तथा बी पी के लिए वर्तमान पहले शब्दों का प्रयोग किया है। दोबारा से पढ़ते हैं। अंग्रेजी में बीसी, बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर कास्ट ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों पहले एडी हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हैं। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के पर्व से है। आजकल एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईसा पूर्व, सीई के लिए तथा पी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है भाई साहब, भारतीय इतिहास के कुछ विषय है ना। नर्मदा है ना, नागेश्वर, रंगपुर और लोथल ये माही है। नर्मदा, माही है ना, रंगपुर, लोथल और सरस्वती, नागेश्वर। नागेश्वर, रंगपुर, लोथल ये साथ साथ में ही है। ये नर्मदा है, माही और साबरमती। धौलावीरा, धौलावीरा, साबरमती,
माही नर्मदा। धौलावीरा, फिर चन्हू दड़ो, ये चन्हू दड़ो है। बालाकोट, ये धौलावीरा चन्हू दड़ो में काफ़ी एरिया है यार। रंगपुर और लोथर है पास पास में। धौलावीरा और चन्हू दड़ो। फिर बालाकोट, बालाकोट समुद्र के किनारे ही है। जब चन्हू दड़ो येहरी और सुतकांगेडोर यहाँ है, काफ़ी दूर है। नाम एक सा है लेकिन जैसे सुतकांगेडोर, चन्हू दड़ो, लो लेड़े आ रहा है। सुतकांगेडोर और चन्हू दड़ो। आमरी बालाकोट, फिर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोटदीसी, सिंध, गवेरीवाला, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, मीताथल, यमुना, गंगा। सतलज, हड़प्पा, रावी, चेनाब, झेलम, मांडा। आई समझ में? झेलम, फिर चेनाब, रावी, झेलम, चेनाब, रावी, और ये सतलज है। झेलम, चेनाब, रावी, फिर सतलज है ना। ये हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। फिर राखीगढ़ी, बनावली और कालीबंगन। राखीगढ़ी, बनावली ये पास पास ही है। मीताथल, राखीगढ़ी, बनावली, गढ़ी और ली है ना, पास पास ही हैं। कालीबंगन, मीताथल, कालीबंगल, फिर बनावली, फिर राखीगढ़ी, ये कवेरी वाला है। फिर कोटदीजी, चन्हू दड़ो, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर, अमरी, बालाकोट, धौलावीरा, साबरमती, माही, नर्मदा, रंगपुर, लोथल, नागेश्वर। रंगपुर है समुद्र के तट के किनारे है रंगपुर, लोथल। तो नागेश्वर भी है, बालाकोट भी है, सुतकांगेडोर भी है। नर्मदा, रंगपुर, लोथल, माही, साबरमती, नर्मदा ने, नागेश्वर, धौलावीरा, चन्हू दड़ो, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, आमरी, बालाकोट, सुतकांगेडोर, फिर सिंध, गवेरीवाला, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, मथा, मीताथल। कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, बनावली, राखीगढ़ी है ना। हड़प्पा, रावी, चेनाब, झेलम, मांडा। बताइए मीताथल कहाँ है? हड़प्पा स्थल। बालाकोट, ठीक, ये पढ़ लिया अपन ने। आरंभ, इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मर्दभांड शैली से संबद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और उनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थानों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थानों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। आरंभ, इन क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी
और इनमें बड़े आकार की रचनाएं लगभग नहीं के बराबर थी। दोबारा पढ़ते हैं। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। यही नहीं कि हड़प्पा ही आई है, हड़प्पा से पहले भी संस्कृति थी यहाँ पे। ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मृदमान शैली से संबंधित तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी, इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग नहीं के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। निर्वाह के तरीके। आपने मानचित्रों 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। इन संस्कृति में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल है समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। मछली, जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल उपाय हैं। इनका अध्ययन पुरा वनस्पति यज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल भी मिली है, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन तो ये बनगा आएगा, बताइए निम्नलिखित में से किनका अवशेष हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है। एक आ जाएगा, बाकी और आ जाएगा। यहाँ पर किसका उल्लेख हड़प्पा सभ्यता से निम्नलिखित के अवशेष मिले हैं, यहाँ पर नहीं मिले हैं। गेहूँ, जौ, दाल और बाजरा का नहीं मिला है। यहाँ पर उड़द दाल का उल्लेख है बस। गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। गुजरात से मिले हैं बाजरे के दाने, हड़प्पा से नहीं मिले, गुजरात से। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। आई समझ में? बताइए हड़प्पा सभ्यता से किन किन के अवशेष मिले हैं। गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल। और बाजरा का अवशेष कहाँ से मिला है? गुजरात। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानकारी की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियाँ शामिल है। दोबारा देखते हैं के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियाँ शामिल है। प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियां जैसे बराह, सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। घड़ियाल की। हम ये नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आकर्षक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली है। ठीक, मछली तथा पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली है। घड़ियाल की भी हड्डियाँ मिली है। बताइए गुजरात से किसका अवशेष मिला है? बाजरे का।
चावल का कहाँ से मिला है? सबसे मिला है, लेकिन कम मिला है। ठीक है। आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ। सिंध और चोलिस्तान थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े देखिए। सिंध और चोलिस्तान बस्तियों की कुल संख्या 106, 239। आरंभिक हड़प्पा स्थल 52, चोलिस्तान 37। विकसित हड़प्पा स्थल 65, 136। चोलिस्तान 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 कहाँ है भाई? चोलिस्तान बलूचिस्तान कोई समझ ले, वही है। सिंध चोलिस्तान थार रेगिस्तान से लगा पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र चोलिस्तान है। एक 106, 239। फिर आरंभिक हड़प्पा स्थल में 52, चोलिस्तान में 37। विकसित हड़प्पा स्थल में 65, चोलिस्तान में 136। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियाँ 43 और चोलिस्तान में 132। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल 29 और 33। ठीक। 106, 239, 52, 37 और फिर 65, 136, 43, 132, 29, 33। 52, 37। आरंभिक हड़प्पा स्थल 52, 37। विकसित हड़प्पा स्थल 65, 136। बस आरंभिक हड़प्पा स्थल में इसमें ही कमी है चोलिस्तान में, लेकिन बाकी में सभी में ज़्यादा है। इसको देख लेते हैं। आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र। ठीक। जब भाई साहब आम्बरी नाल है, आरंभिक है, आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र। तब सादात दम्ब सादात कोट दीजी सिसवल सिंध सिसवल। यार राजस्थान में काफ़ी है यार ये। हाँ, सिंध सिसवल कोट दीजी दम्बा सादात आमरीनाल। दम्ब सादात आमरीनाल। कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मणिमूर्तियाँ यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी।
और इस आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। आई समझ में मिट्टी के। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान के नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगन जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान है, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसल उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के पलकों का उपयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे, तांबा का, लोहा का नहीं। पक्की मिट्टी से बना वृषभ। पक्की मिट्टी से बना वृषभ। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोर्तगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। सोर्तगई। बताइए सोर्तगई से हमको किस प्रकार के अवशेष मिले हैं नहरों के। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। धातु के औजार। ये धातु के औजार है भाई साहब। ये तो अब इनको तो अब भी काम में लेते हैं अपन। ये वह टांची लोहा की। ये तांबे का है और ये पता नहीं ये लोहा का तांबा आगे आ जाएंगे। धौलावीरा से मिला जलाशय, इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। इधर ये सीढ़ी है ना, तो इधर ऐसी ही एक सीढ़ी इधर होनी चाहिए। आया नहीं चित्र में। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला जलाशय। इसके राजगीर कार्य पर ध्यान दीजिए। बताइए जलाशय का अवशेष कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। अब ये है भाई साहब धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? ठीक, भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु, मिट्टी से बनाया जाता था।
यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। पत्थर धातु या मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो से हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अबतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं। अबतल चक्कियाँ मतलब और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर कंकरीले अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं क्योंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा क्योंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा जिससे उन्हें हिलने से रोका जा सके। सही है। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था। आगे पीछे चलाया जाता था जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था। तथा दूसरी वे है जिनका प्रयोग केवल अब भी काम में लेते हैं इनको काम में संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियां तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। यह ऐसा होता है अमम दस्ता स्टाइल, यहाँ पर जैसे कि अदरक को नहीं कूटते हैं अपन वो वाला। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई के प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मेके फादर्स एक्सकैवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 में दर्ज। अर्नेस्ट मैके फर्दर्स एक्सकैवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत। चित्र 1.6 अबतल चक्की। अबतल चक्की पुरातत्व वर्तमान समय की तुलना से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थी। मैके खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे। क्या यह एक उपयोगी नीति है? सही है। आहार संबंधी आदतों को जानने के लिए पुरातत्व किन साक्ष्यों को इस्तेमाल करते हैं? अबतल चक्की। बताइए सालन पत्थर क्या है? इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। मोहनजोदड़ो अब आ रहा है भाई साहब मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो दूसरा कौन था? दूसरा से पॉइंट क्या था? निर्वाह के तरीके हैं और पहला है आरंभ। ठीक, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को
और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। यानी कि सबसे पहले किसे खोजा गया था? हड़प्पा को। लेकिन सबसे प्रसिद्ध है मोहनजोदड़ो। बस्ती दो भागों में विभाजित है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है। ठीक, निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार भिन्न है? निचला है लेकिन वो बड़ा है, वो शायद आम जनता का था। छोटा है लेकिन ऊंचा है, वो शायद दुर्ग था। ये है निचला शहर, ये दुर्ग है। नक्शे पर रोमन लिपि के अक्षर उन विविध पुराविदों के नामों का संकेत करते हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो के विविध क्षेत्रों में खुदाई करवाई। नक्शे पर रोमन लिपि के अक्षर उन विविध पुराविदों के नामों का संकेत करते हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो के विविध क्षेत्रों में खुदाई करवाई। ऊपर से देखते हैं ना। डीके जी उत्तरी हिस्सा, डीके जी दक्षिणी हिस्सा, आभूषण, खाई, ब्लॉक, डीके सी क्षेत्र, डीके जी, डीके सी, डीके जी है ना, उत्तरी और दक्षिणी, डीके सी, डीके बी क्षेत्र, डीके ए क्षेत्र, मोनियर क्षेत्र, बीएस बी क्षेत्र, पीएस ए क्षेत्र, ए क्षेत्र और बी क्षेत्र। मोनियर क्षेत्र, एचआरबी क्षेत्र, जीएफडी क्षेत्र, एचआरए क्षेत्र, एचआरबी क्षेत्र, ठीक है, एचआरबी क्षेत्र, जीएफडी क्षेत्र। एचआरबी क्षेत्र, ठीक है, और जीएफडी क्षेत्र, एचआरए क्षेत्र। एससीसी क्षेत्र, एल क्षेत्र, आरईएम क्षेत्र, पुरास्थल, एसडी क्षेत्र, पुरास्थल 3। ये दुर्ग है और ये निचला शहर है। इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, दीवार से, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। 1 मिनट।
निचला शहर भी दीवार से घिरा था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही, यानी कि नींव रखने के लिए ही, दासाबंदी के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब कुछ और देखिए। एक बार चबूतरों को यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, फिर उसके अनुसार क्रियान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल है जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा मिट्टी भट्टी में पकाकर बनाई गई हो। फिर इसके अनुसार क्रियान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल है जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमश 4 गुनी 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमश 4 गुनी 2 गुनी होती थी। 1 मिनट। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल है जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो। एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश 4 और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों प्रयोग में लाई गई थी। हड़प्पा की दुर्दशा पढ़ते हैं भैया। दुर्दशा कैसे हो गई? हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कैनिंघम, ये क्वेश्चन आया था रीट में। बताइए कौन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला जनरल था? अलेक्जेंडर कैनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पट्टी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। गजब यार, 100 मील हैं। 1 मील में हो गए 1.5 किलोमीटर आंक लें, 1.5 किलोमीटर के लगभग 1.6 किलोमीटर, यहाँ पर 1.5 किलोमीटर लगभग में है ना, तो 100 मील। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन सभ्यताएं या संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर सुरक्षित था। ठीक। अब है नालों का निर्माण। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, नालियों के साथ, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। दुर्ग। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा
लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी है। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घिरकर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाइयों पर बनाया गया था। ठीक, लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। दोबारा से है ना। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी है। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। पूरी बस्ती चाहे वो निचला हो या ऊंचा हो, तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए। अब है गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य, ठीक है, गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर की बात है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खासतौर से गर्म और शुष्क मौसम में। दोबारा से पढ़ते हैं। गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे जिसमें कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खासतौर से गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमितल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता, यानी कि सीधा नहीं दिखता। तो भाई पूरा घर दिख गया है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था, जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुएं थे, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग समस्त राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुएं की कुल संख्या लगभग 700 थी। मीटर फीट। आंगन कहाँ है, दो सीढ़ियाँ कहाँ हैं, आवास का प्रवेश द्वार कहाँ है, ये है भाई साहब ब्लूप्रिंट। ये प्रवेश द्वार है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रवेश द्वार है। 17, 18। ये क्या है, ये कुआं है शायद, ये घर में ही। और ये सिटी है ये।
बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुएं की कुल संख्या लगभग 700 थी। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। नालियों के विषय में मेके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे। उन्हें ऐसी ईंटों से ढका जाता था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टी का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियाँ पहले एक होदी या मलकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था। घरों की नालियाँ पहले एक होदी या मलकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतराल पर सफाई के लिए होदियाँ बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। अर्नेस्ट मेके, अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन 1948। अर्नेस्ट मेके, अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया है 1948। जल निकास प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माणों के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। यह मोहनजोदड़ो में एक बड़े आवास का सैमितीय आरेखन है। यह मोहनजोदड़ो में एक बड़े आवास का सैमितीय आरेखन है। कमरा नंबर 6 में एक कुआं था। कमरा नंबर 6। तीन 3.3 दौर्घ्य, ठीक है। दौर्घ्य पहले पढ़ते हैं, बाद में देखेंगे चित्र को। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे, और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे, और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उसके उत्तरी और दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था, यानी कि जल को रोका गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था।
जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी। एक मिनट। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस रचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशेष रचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। समझ में नहीं आई यार। ये दुर्ग है पुरा स्थल। व्हीलर द्वारा खोदी गई गहरी खाई। मार्शल द्वारा खोदी गई गहरी खाई। विशाल स्नान आंगन, विशाल आंगन। महाविद्यालय, स्तूप क्षेत्र, देवीय मार्ग, मुख्य सड़क, विशाल स्नागार, माल गोदाम, सीढ़ियाँ, दक्षिण हिस्सा, चैन सेन द्वारा खोदा गया कुआं, चैन सेन। दीक्षित द्वारा खोदी गई गहरी खाई, एप। संरक्षित दीवार, एल क्षेत्र, स्तंभों वाला हॉल। स्तंभों वाला हॉल। एलसीसी क्षेत्र, सुरक्षित दीवार। स्तंभों वाला हॉल है, सुरक्षित दीवार हो गई है। एल क्षेत्र, दीक्षित द्वारा खोदी गई खाई है। मार्शल व्हीलर, दीक्षित। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके 3 और कक्ष बने हुए थे, जिसमें एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके ऊपर उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने थे एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था।
सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। ठीक, इसको पढ़ेंगे बाद में। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।